हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे हमें सुविधा मिल पा रही है उस प्रकार से हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। अभी लॉकडाउन है, इसीलिए हो सकता है वीडियो में कुछ आपको कम दिखाई दे, परंतु आप हमारी भाषा को ध्यान से सुनिए। हर शब्द को हम क्लियर करेंगे और आपको सुनाई समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर आपको समझ में वीडियो बहुत अच्छा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। अब देखें, कल हमने आपको बताया था आवेश क्या है और आवेश की पूरी डिफिनीशन बताई थी। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो वो प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले आवेश के वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो में आए। आज हम सीखेंगे आवेश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले हम जानेंगे, आपको बता दें कि आपको हम बताएं, अगर दुनिया में जैसे कि पानी होता है, पानी गर्म करने पर पानी उबलता है, फिर वो गैस में जाता है, पुनः वह पानी गैस से किस में बदल जाता है, पानी में बदल सकता है। परंतु एक बार दूध दही में बदल गया, पुनः दही से दूध में नहीं बदलता। वास्तव में जो अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं भौतिक गुण, और जो अवस्था पुनः प्राप्त न हो उसे कहते हैं रासायनिक गुण। हमारा जो आवेश है वो एक प्रकार का भौतिक गुण है, क्योंकि किसी भी बॉडी से एक बार आवेश चला जाए पुनः उस बॉडी पे आवेश आ सकता है। यही कारण है, पहला गुण क्या होगा, आवेश किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण है। आवेश किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण है, एक भौतिक गुण है। तो पहली चीज़ क्या निकल आई, आवेश एक भौतिक गुण है। क्यों है? क्योंकि यह पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज़ ध्यान से देखें, अगर हम दूसरी की बात करें, आपने पढ़ा होगा कोशिका हमारे जीवन की एक मूलभूत इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की एक मूलभूत इकाई है। क्या कभी आपने सोचा बच्चों कि मूलभूत का मतलब क्या होता है? आखिर उस आधारभूत का मतलब क्या होता है? वास्तव में मूलभूत का मतलब होता है कि कोई वह गुण जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अंदर हर समय मौजूद हो, अर्थात व्यक्ति पृथ्वी पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे जहाँ पर हो, मगर वह गुण हमेशा उस बॉडी के साथ होना चाहिए। सेम हमारा चार्ज अगर किसी भी बॉडी पर एक बार आ गया तो वह चार्ज पृथ्वी पर भी रहेगा, अंतरिक्ष में भी रहेगा और ब्रह्मांड में किसी कोने पर भी। इसका मतलब कि जो आवेश है वो किसी भी बॉडी का एक मूलभूत गुण है। आवेश एक मूलभूत गुण है। तो मूलभूत का मतलब जो समझ गए होंगे, ऐसे ही कोशिका है, हमारे शरीर के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। यही कारण है, कहते हैं कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। सेम आवेश भी हमारे जीवन का एक मूलभूत गुण है। आवेश किसी भी बॉडी का एक मूलभूत गुण है। मूलभूत का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंजिक। इंट्रिंजिक तो आवेश कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे साथ हमेशा रहे। अब देखिए ध्यान से, हमने आपको आवेश के दो गुण बता दिए, भौतिक गुण और मूलभूत गुण। अब तीसरी बात क्या आती है, ध्यान से देखें, अगर कोई भी दो वस्तु होगी और दोनों वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ, उस बॉडी के अंदर एक बल क्रिएट करना। और जब एक बल क्रिएट होगा, और ये बल क्रिएट किससे हो रहा है? आवेश से। और जब आवेश से बल क्रिएट हो, बल को क्या बोलेंगे? वैद्युत बल। यानी आवेशों के द्वारा दो वस्तुओं के मध्य जो बल क्रिएट होता है उसे कौन सा बल बोलेंगे? वैद्युत बल। इसका मतलब तीसरा गुण क्या हो गया? आवेश किसी भी दो आवेशित वस्तुओं के मध्य वैद्युत बल का जिम्मेदार होता है, अर्थात आवेश वैद्युत बल का जिम्मेदार होता है। देखिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस आप समझ लीजिए, हम बोल तो रहे ही हैं, आवेश वैद्युत बल का जिम्मेदार होता है। मतलब आवेश किसी भी बॉडी में वैद्युत बल का जिम्मेदार होता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अगली बात देखें, अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं और ये आवेशित हैं तो इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। जब आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा तो इन वस्तुओं के बीच में परिघटनाएं होंगी, अर्थात अगर मान लो कोई तीसरी वस्तु हो सकता है इसको खींच ले, ये इसको दूर ढकेल दे। क्या विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई? क्या ये घटनाएं इनके चारों ओर हुई? क्या इसी से क्या बोलेंगे? अगर कोई घटना किसी पदार्थ के चारों ओर, उसे बोलेंगे परिघटना। मतलब क्या हुआ?
आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण से संबंध परिघटनाओं को, जो ये परिघटनाएं घटी हैं, जो इसके चारों घटी, इसका अध्ययन ही, अगर इसका अध्ययन हम फिजिक्स की जिस भी ब्रांच में करेंगे उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। कल याद करें आपको इलेक्ट्रिकल फिजिक्स बताए थे, आज आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। किसी ने कहा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण जो भी घटनाएं घटती हैं उन्हें उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। याद रहे, घटना नहीं बोल सकते हैं, आपको परिघटना कहना होगा, क्योंकि घटना का अर्थ होता है वो कहीं भी घटे, कहीं पर भी हो सकता है। वस्तु प्रतापगढ़ में हो, घटना इलाहाबाद में घट रही हो, तो उस वस्तु से क्या मतलब है, इसलिए परिघटना कहेंगे। परिघटना का मतलब उस आवेशित वस्तु के चारों ओर ही होगी। इसका मतलब किसी भी दो वस्तुओं के आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण जो भी परिघटनाएं घटती हैं उनका हम थोड़ा अध्ययन कर लें। मतलब क्या हो रहा है भाई, कैसी घटनाएं हैं, उन घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स की जिस भी ब्रांच में करते हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आज आपको क्लियर हुआ होगा कि वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी है क्या, सिर्फ उन परिघटनाओं का अध्ययन है जो आवेशित वस्तुओं के मध्य घटती हैं। अब दूसरी बात देखें, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अब देखें हमारा मतलब क्या है कि आखिर जो ये घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है इस घटनाओं का जिम्मेदार। तो आपको पता होगा किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस में निकल कौन सकता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाता है इस एटम से उस एटम में। अभी इलेक्ट्रॉन ही निकला, जैसे इलेक्ट्रॉन हटेगा आवेशों का असंतुलन होगा, कल समझाया था। असंतुलन होते ही क्या होगा, आवेश आएगा और आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुण पैदा हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु में, दो वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण या आवेश का गुण के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। तो एक लाइन में कहते हैं सीधे सीधे, इलेक्ट्रॉन ही एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में जा सकते हैं, अतः उपर्युक्त जो भी परिघटनाएं होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एक लाइन में इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका आधार कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधा होता है। अब इतनी चर्चा हो चुकी है, अब इसके बाद हमें यह चर्चा करनी होगी आखिर इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या होती है। भाई इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है, आखिर चार्ज की यूनिट क्या होती है। अब इतना देर से हम चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज कोई ना कोई यूनिट तो होगी, तो यूनिट की चर्चा करें। अगर चार्ज स्थिर हो, या तो चार्ज स्थिर हो सकता है या चार्ज गतिशील हो सकता है, कल चर्चा की थी हमने। अगर चार्ज स्थिर हो तो उसकी यूनिट होती है ESU, समझाएंगे अभी। अगर चार्ज गतिशील हो तो उसकी यूनिट होती है EMU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जबकि EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मतलब जब कभी भी चार्ज स्थिर हो तो उसकी यूनिट ESU होती है, गतिशील हो तो EMU होती है। मगर अब दो यूनिट में पढ़ेंगे, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बार इलेक्ट्रोडायनेमिक में, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इन दो यूनिट की जगह पर एक नई यूनिट बनाई गई जिसे बोला गया SI यूनिट, बहुत फेमस भी होती है, जिसका नाम रखा गया एक वैज्ञानिक के नाम से, कूलम। इसकी नई यूनिट क्या बनी, कूलम। आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, अगर उस वैज्ञानिक का पूरा नाम लिखेंगे आप तो हमेशा पहला अक्षर छोटे अक्षर में होता है, मगर अगर उस वैज्ञानिक का सिर्फ पहला अक्षर लिखोगे तो हमेशा बड़ा होगा। याद रहे, सामान्यतः इंग्लिश में क्या होता है, पहला अक्षर बड़े लेटर में लिखा जाता है, मगर फिजिक्स में अगर किसी वैज्ञानिक का नाम होगा पूरा नाम लिखने पर पहला अक्षर छोटे में ही होता है, जबकि अगर केवल एक लेटर लिखना हो तो हमेशा बड़े में लिखा जाता है। तो यह SI यूनिट क्या होगी, चार्ज की, कूलम होगी। जबकि स्थिर आवेश की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। गतिशील की क्या होगी, EMU। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर सर इन तीनों में संबंध क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। परंतु आगे अभी हमें जो चर्चा करनी है वो आवेश की कंप्लीट कर दें, उसके बाद इसकी हम चर्चा करेंगे। इतनी बात आशा करते, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब ध्यान देखें,
अब हम जानेंगे आवेश राशि कैसी है। दोस्तों याद करो, जब हमने कल आपको पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि आवेश जो भी है वो सिर्फ आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है। अब जरूरी नहीं किसी कोई भी वस्तु ये देखे कि आकर्षण गुण पूरब से आ रहा है पश्चिम से। आकर्षण का गुण तो स्वाभाविक है, किसी बॉडी के चारों ओर हो सकता है, और जब चारों ओर होगा तो दिशा का कोई ज्ञान है नहीं। जब दिशा की जरूरत खत्म हो गई, दिशा का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस राशि में दिशा का कोई मतलब नहीं है, अतः आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। एक बात अच्छे से आप समझ लीजिएगा, राशि का मतलब क्या होता है फिजिक्स में। किसी भी वस्तु के गुण को बताने के लिए फिजिक्स में जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम राशि कहते हैं। और आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। तो आवेश एक अदिश राशि है। क्यों है? बात क्लियर हो गई होगी। इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। इसी के साथ आवेश की इतनी चर्चा क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे आवेश के गुण। अब देखिए, आवेश स्वयं एक गुण है और उसका गुण पढ़ रहे हैं, कॉमन सी बात है। ईमानदारी आपने सुना होगा, ईमानदारी भी एक गुण होता है, परंतु ईमानदारी के भी गुण होते हैं। कोई व्यक्ति ईमानदार होगा, उस पर आप भरोसा बहुत जल्दी करेंगे। भरोसा क्या है? एक गुण है। उसकी बातों को आप मानेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी एक गुण है। तो आवेश के गुण क्या हो सकते हैं, ये हमको जानना है। आइए आवेश के गुण चर्चा करें। चर्चा करने से पहले आपको बता दें, दो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ये पार्टिकल जो होते हैं ये होते हैं मौलिक कण। आपको बता दें, इन पर जो भी चार्ज होता है यह चार्ज अविभाज्य होता है, इनडिविजिबल होता है। अविभाज्य का मतलब होता है कि इनको आपस में बांटा नहीं जा सकता है, अर्थात इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वास्तव में यही आवेश की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा आवेश नहीं होता, सबसे छोटी इकाई आवेश की है। इससे छोटा आवेश अभी तक नहीं पाया गया है। अब देखें, आवेश की छोटी इकाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो एक इलेक्ट्रॉन पर हो सकता है या प्रोटॉन पर हो सकता है। यही कारण है सबसे छोटा आवेश कौन होगा? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन आधा तिहाई तो हो नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन संपूर्ण होता है। जब इलेक्ट्रॉन संपूर्ण होगा, किसी बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में होंगे। इसीलिए हम कहते हैं आवेश हमेशा पूर्णांक में पाए जाते हैं। पूर्णांक में पाए जाते हैं। पूर्णांक में पाए जाने को, गुण को एक भाषा में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश हमेशा पूर्णांक के रूप में पाए जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात देखें, दूसरी बात यहीं पर, आवेश अगर किसी भी ऐसे बॉडी में रख दिया जाए जिससे आवेश ना तो बाहर जा सके ना अंदर आ सके, मतलब कोई भी चीज़ ना बाहर से अंदर आ सके ना अंदर से बाहर, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर आवेश को रख दिया जाए तो वह आवेश भविष्य में, हम चाहे जब 10 साल 100 साल 200 साल बाद जाएंगे, हमेशा उतना ही आवेश उसमें मिलेगा जितना आवेश था। क्या आवेश कम हुआ, ज़्यादा हुआ, नहीं हुआ? तो ऐसे गुण को कहते हैं आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण का नियम। अगली बात देखें, नंबर 3 गुण। अब देखें, चार्ज चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बात समझ लीजिए। स्केलर क्वांटिटी का मतलब, अगर हमें कहीं पर भी कुल चार्ज निकालना हो, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हमेशा उन समस्त चार्जों का अलजेब्रिक योग होता है। अलजेब्रिक का मतलब होता है सीधा योग। जैसे 10 रुपये प्लस 20 रुपये कितना होगा? 30 रुपये। ऐसे सेम जोड़, 3 2 5, 5 में 4 गए 1 कूलाम। कहीं पर भी स्केलर क्वांटिटी हो, इसका मतलब उस चार्ज का हमेशा अलजेब्रिक योग होता है। अलजेब्रिक मतलब साधारण गुणा भाग। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, नंबर गुण 4, चौथा गुण। चौथा गुण क्या है? चौथे गुण की हम चर्चा करें। अगर हम आवेश को, मान लो कोई बॉडीज पर आवेश हो, उसको हमने घुमाना शुरू कर दिया 200 किलोमीटर प्रति घंटा से,
किसी ने कहा हम 400 किलोमीटर प्रति घंटा घुमाएंगे, किसी ने कहा हम प्रकाश की स्पीड से घुमाएंगे। इस बॉडी घुमा रहे हैं, क्या पूछेगा क्या उस बॉडी का आवेश घट सकता है? नहीं। किसी भी बॉडी पर एक बार जितना आवेश होगा उस आवेश पर कभी भी गति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर उस बॉडी पर 1 कूलम आवेश है तो चाहे स्पीड कितनी भी आप बढ़ा दें, उस बॉडी पर कभी भी उस आवेश में कोई कमी नहीं आ सकती। ऐसे गुण को बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब इनवेरिएंट का मतलब चार्ज पर किसी भी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, समय का अभाव इसलिए थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ता है। आपको हमने टॉपिक क्लियर कर दी है। कल हम पढ़ाएंगे आपको चार्जिंग, पढ़ाएंगे चार्जिंग मेथड। इतना आपको दोस्तों समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया आप कमेंट करिएगा। तेज पढ़ाने का एक ही लक्ष्य है कि टॉपिक जल्दी समाप्त हो। धन्यवाद।